एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज मैं इंग्लिश में प्रोनाउन के रूल्स पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आप सभी को कराए थे, जिसमें से कुछ बच गए थे। ठीक है, तो रूल्स पढ़ने से पहले चलिए हम लोग कुछ वोकैब्स देख लेते हैं, जो आज के वोकैब्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैंने जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया है वो है एज कूल एज अ कुकुम्बर। ठीक है, एज कूल एज अ कुकुम्बर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाएगा डजंट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं होना। ठीक है, एकदम कुकुम्बर के जैसे शांत रहना, एकदम कूल रहना। ठीक है, जिसमें जैसे आप सभी को पता ही होगा उसमें पानी रहता है ठंडा ठंडा। ठीक है, तो एज कूल एज अ कुकुम्बर यानी डजंट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग। तो इसका मीनिंग क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एट आर्म्स लेंथ, यानी सेफ डिस्टेंस। ठीक है, यानी एकदम सुरक्षित प्लेस पे रखना, सुरक्षित जगह पे रखना, उसे क्या बोलते हैं? एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, उसका मीनिंग हो गया सेफ डिस्टेंस। तो जो मेरा नेक्स्ट आज का इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बैड ब्लड। एक होता है ब्लू ब्लड। ठीक है, तो ब्लू ब्लड का मीनिंग हो जाता है राजसी खून, यानी जो खानदानी लोग होते हैं, जो राज परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है बैड ब्लड, यानी फील हेट, यानी किसी से घृणा करना, उसे बोलते हैं बैड ब्लड। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट आज का इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉर स्मॉल कंट्रीज, यानी जो स्मॉल कंट्रीज होते हैं, जो डेवलप्ड नहीं होते हैं, जो अभी मतलब बिगिनिंग कर रहे होते हैं, जो डेवलपर कंट्री होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? बनाना रिपब्लिक। ठीक है, इसका मतलब है वो अभी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं बनाना रिपब्लिक। तो जो नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बेंजामिन ऑफ द फैमिली, यानी बेंजामिन ऑफ द फैमिली। इसका मीनिंग हो जाएगा यंगेस्ट चाइल्ड, यानी जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है उसे बोलते हैं बेंजामिन ऑफ द फैमिली। तो ये रहे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और मैं अब चलती हूँ प्रीपोजिशंस की तरफ। तो ये रहा प्रीपोजिशन का फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है सॉर्ट ऑफ मनी। सॉर्ट ऑफ मनी, यानी सॉर्ट के साथ क्या लगेगा? प्रीपोजिशन ऑफ, सॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सॉर्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, सॉर्ट ऑफ मनी। जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है शॉक्ड एट अ लॉस, यानी किसी हानि पे शॉक्ड हो जाना। ठीक है, शॉक्ड हो जाना यानी शॉक्ड एट अ लॉस। तो शॉक्ड के साथ क्या आने वाला है? एट प्रीपोजिशन, शॉक्ड एट, शॉक्ड एट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है साइड विथ अ पर्सन। साइड विथ अ पर्सन। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को क्लियर ही होगा कि किसी पर्सन यानी किसी सजीव की बात होती है तो उसके साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो इसको रिलेट करके याद करना है। ठीक है, साइड विथ अ पर्सन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो है सुपेरियर टू। जहां भी मतलब जिस भी प्रीपोजिशन के वो कोई भी वर्ड हो, उसके लास्ट में अगर ओ आर आ जाता है तो उसमें हमेशा प्रीपोजिशन टू लगने वाला है। जैसे कि सुपेरियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, प्रायर हो गया, इन सभी के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है? टू। ठीक है, प्रायर टू, इन्फेरियर टू, सुपेरियर टू, टू। ठीक है, तो इन सभी के साथ टू लगता है। जो नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है, जो कि लास्ट है, पांचवा प्रीपोजिशन, वो है ट्रिम्फ ओवर डिफिकल्टीज, यानी ट्रिम्फ ओवर डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयों पे विजय पाना। ट्रिम्फ ओवर डिफिकल्टीज यानी डिफिकल्टीज के ऊपर से, यानी जो हम लोग कठिनाइयों में जी रहे थे उससे हम लोग को बाहर निकलना, यानी उससे ऊपर उठ जाना, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिम्फ ओवर डिफिकल्टीज। तो ये रहे आज के प्रीपोजिशंस,
अब हम लोग चलते हैं रूट वर्ड्स की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो मैंने पहला रूट वर्ड लिया है वो है ANN या ENN। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा ईयर। तो ANN या ENN कहीं भी आपको किसी भी वर्ड में दिखे, इसका मतलब हो जाएगा ईयर से रिलेटेड, जिसमें ईयर की बात बोल रहा है, मतलब बात हो रही है। जिस भी वर्ड में ईयर का बात होगा उसमें आ जाएगा ANN या ENN। तो इसमें मेरा वर्ड है एनुअल। एनुअल का मीनिंग क्या हो जाता है? जो हम लोग वर्ष में मतलब लगातार एक वर्ष के बात करते हैं, एक वर्ष के अंतराल पे, उसे हम लोग बोलते हैं एनुअल, ANNUAL। ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट वर्ड लिए हैं वो है माइलेनियम। माइलेनियम यानी जो 1000 वर्षों में एक बार हो, उसे क्या बोलते हैं? माइलेनियम। अब जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है रूट वर्ड एंटी। तो एंटी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाएगा बिफोर या इन फ्रंट। बिफोर मीन्स पहले, इन फ्रंट मीन्स सामने। तो इसका मीनिंग हो जाएगा एंटी। एंटी का मीनिंग हो जाएगा बिफोर या इन फ्रंट। तो इस पे जो मेरा वर्ड है वो है एंटीसीडे। यानी कोई भी वर्ड है जो किसी वर्ड के तुरंत पहले आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडे। जो वर्ड है वो किसी वर्ड के तुरंत पीछे यानी तुरंत पहले आ रहा है उसे बोलेंगे एंटीसीडे। और मैंने जो नेक्स्ट वर्ड लिए हैं वो है एंटी रूम। यानी एंटी रूम क्या होता है? ये होता है किसी भी बड़े कमरे के सामने एक छोटा सा कमरा, उसे बोलते हैं एंटी रूम। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एंथ या एंथो। ये है एंथ या एंथो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग होता है फ्लावर। फ्लावर इसका मीनिंग होता है। जिस भी वर्ड में एंथ या एंथो दिखे उसका मतलब हो जाता है फ्लावर। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने वर्ड्स लिए हैं वो है क्रिसएंथेमम। क्रिसएंथेमम। क्रिसएंथेमम क्या होता है? जो हम लोग मतलब जितने सारे फ्लावर्स देखते हैं उन सभी के नेम्स को क्या बोलते हैं? क्रिसएंथेमम एंड एमरैंथ। क्रिसएंथेमम एंड एमरैंथ इसको बोलते हैं फ्लावर्स के नेम। फ्लावर्स के नेम के चार्ट को बोलते हैं क्रिसएंथेमम एंड एमरैंथ। तो जो मैंने नेक्स्ट रूट वर्ड लिए हैं वो है एंथ्रोप या एंथ्रोपो। एंथ्रोप या एंथ्रोपो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग होता है ह्यूमन। इसका मीनिंग हो जाएगा ह्यूमन यानी मानव। ठीक है, तो जिस भी वर्ड में आपको एंथ्रोप या एंथ्रोपो दिखे उसका मीनिंग हो जाएगा ह्यूमन यानी मानव से रिलेटेड, मानव प्रजाति की बात हो रही है उसे बोलेंगे एंथ्रोप या एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमन। तो जो मेरा वर्ड है इस पे वो है एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे एक रूट वर्ड अलग से आ गया यहाँ पे, लॉजी। तो लॉजी का मीनिंग होता है अध्ययन करना यानी साइंस। किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग को अध्ययन उसके बारे में करना है या हम लोग उसको अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं लॉजी। जैसे बायोलॉजी यानी बायो यानी जीव और लॉजी मीन्स साइंस यानी विज्ञान, यानी बायो के बारे में अध्ययन यानी जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है? एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव के बारे में अध्ययन, उसे क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। जो मेरा नेक्स्ट है वो है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी, तो यहाँ पे एंथ्रोपी आ रहा है तो एंथ्रोप का मीनिंग क्या हो जाएगा? ह्यूमन। और फिलैन, यहाँ पे फिलैन भी आ रहा है यानी फील। फील यहाँ पे एक रूट वर्ड है। फील का मीनिंग क्या होता है? PHIL। ठीक है, तो फील का जो मीनिंग होता है वो होता है टू लव। टू लव, जहां भी फील दिखे PHIL उसका मीनिंग हो जाएगा टू लव। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वर्ड वो है फिलैंथ्रोपी यानी मानव जाति से प्यार करने वाला, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानव जाति को प्यार करने वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। जो मैंने नेक्स्ट रूट वर्ड लिए हैं और जो आज का पांचवा यानी आखिरी रूट वर्ड है वो है एंटी। एंटी का मीनिंग क्या हो जाता है?
इसका मीनिंग होगा अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ, यानी एंटी मीन्स के विरुद्ध, ANTI जिसमें आई हो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, और जिसमें ANTE आए यानी जिसमें आई और ई, देखिए इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है, आई और ई, तो जिसमें ई आएगा इसका मतलब क्या होगा के पहले, इन फ्रंट के पहले और सामने, और ANTI यानी एंटी जहां आएगा जिसमें आई आ जाएगा इसका मतलब क्या है अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, ठीक है। तो के विरुद्ध जहां आएगा वहां पे आई आएगा यानी एंटी आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मीनिंग क्या होगा, यानी जो जीवाणु होते हैं छोटे छोटे हमारे शरीर में, उनसे लड़ने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे वाले जीवाणु पैदा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एंटीबॉडी। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या लेते हैं एंटीबॉडी लेते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे एंटीबॉडी, यानी जो हमारी रक्षा करता है, ठीक है, जो गलत जीवाणुओं से लड़ता है उसे क्या बोलेंगे एंटीबॉडी, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है इस पे वो है एंटी सोशल, एंटी सोशल यानी जो सोशल नॉर्म्स के खिलाफ हो, उसके अगेंस्ट हो, यानी जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, जो समाज में जो रूल होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उसके विरुद्ध जो हो उसे क्या बोलेंगे एंटी सोशल, यानी जो सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, उसे बोलते हैं एंटी सोशल। अब ये रूट वर्ड्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। तो जो मेरा पहला सिनोनिम्स है वो है एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। तो एक्यूजेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा ब्लेम, सेंस्योर यानी निंदा करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मीन्स ब्लेम करना, सेंस्योर करना यानी निंदा करना, एक्यूज करना, उस पे एक्यूज्ड बोलते हैं ना, एक्यूज, ठीक है, उसी से बना है एक्यूजेशन यानी ब्लेम करना, सेंस्योर करना, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट सिनोनिम्स है वो है एक्यूजाइज, एक्यूजाइज। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा एग्री, एसेंट यानी सहमत होना, किसी व्यक्ति से या किसी भी मतलब कोई दो पक्ष होते हैं तो उसमें से किसी एक पक्ष के साथ सहमत होना या किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना, उसे क्या बोलेंगे एक्विजाइज, ठीक है, एक्विजाइज यानी एग्री होना, एसेंट होना, ठीक है। ये हो गया हमारा इस वर्ड का मीनिंग। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्यूजिशन, एक्यूजिशन। तो एक्यूजिशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा परचेज, यानी किसी चीज को खरीदना, उसे बोलते हैं एक्यूजिशन। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो सीजीएल हो गया या CHSL हो गया, उसमें जो एक वर्ड दिया होता है वो हार्ड होता है और जो दूसरा वर्ड दिया होता है वो इजी होता है। इसीलिए मैं आप सभी को उसी पैटर्न पे ये सभी वोकैब के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे एक्यूजिशन। तो एक्यूजिशन का मीनिंग हो गया परचेज यानी खरीदना। जो नेक्स्ट है वर्ड वो है एक्विटल। एक्विटल का मीनिंग क्या होता है, एक्विटल मीन्स फ्रीडम, क्विट, क्विट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, क्विट मीन्स क्या होता है भाग जाना, ठीक है, भाग जाना, भाग जाना यानी फ्री हो जाना, ठीक है, फ्री हो जाना, उसको लाइबर्टी मिल जाता है, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को यानी उसको फ्रीडम मिल गया है, ठीक है। क्विट यानी भाग गया, यानी एक्विटल का मीनिंग क्या हो गया फ्रीडम, वो फ्री हो गया, ठीक है, कहीं से वो फ्री हो गया यानी क्विट हो गया, भाग गया, उसे बोलेंगे एक्विटल यानी फ्रीडम। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडामेंट। तो एडामेंट का मीनिंग क्या होता है, एडामेंट मीन्स जो एकदम अड़ियल टाइप का हो, जो एकदम बोल दिया कि ये करेंगे तो करेंगे, या बोल दिया कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, उसे क्या बोलते हैं एकदम मतलब थोड़ा गंदा टाइप का, थोड़ा क्रूएल, थोड़ा क्रूर, उसे बोलते हैं एडामेंट यानी फॉर्म, वो अपने बातों पे एकदम अडिग है, अड़ियल है, उसे बोलते हैं एडामेंट यानी फॉर्म, क्रूएल, ठीक है। तो जो हम लोग का ये सिनोनिम्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो पहला एंटोनिम्स है वो है एक्यूजाइज, जो मैंने अभी आप सभी को बताया, एक्यूजाइज यानी एग्री होना, एसेंट होना।
तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जिसमें मतभेद हो, जो एग्री नहीं हो, जो आपकी बातों से सहमत नहीं हो, यानी असहमत हो। तो इसका मीनिंग क्या हो, इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या? यानी मतभेद, जो तुम्हारी बातों से दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं है। डिसेंट, देखिए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस जैसे कुछ आ रहा है। डिसेंट यानी वो उससे मतलब उसका कोई हम लोग से दूर दूर का रिलेशन नहीं हो, यानी वो असहमत हो, वो एग्री नहीं हो, ठीक है, उसे बोलते हैं डिसेंट। तो एक्यूजाइज का एंटोनिम्स क्या हो गया? डिसेंट। तो मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब हो गया सक्रिय, ठीक है, एक्टिव। एक्टिव यानी फुर्तीला, सक्रिय। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आलसी, लेजी हो गया, इंडोलेंट हो गया। इंडोलेंट लेजी ही होता है, ठीक है। तो एक्टिव का इंडोलेंट यानी लेजी। जो नेक्स्ट मैंने वर्ड लिया है वो है एड्यू। तो एड्यू मीन्स क्या होता है? एड्यू मीन्स विदाई, फेयरवेल। जो हम लोग फेयरवेल करते हैं किसी अतिथि के आने पे, उसका फेयरवेल होता है, उसे बोलते हैं एड्यू। और जब कोई आता है तो हम लोग उसका वेलकम करते हैं, ठीक है, उसका वेलकम करते हैं। तो एड्यू का एंटोनिम क्या हो गया? वेलकम। जो मैंने नेक्स्ट लिया है वर्ड वो है एडमिरेशन। एडमिरेशन यानी प्रशंसा करना, किसी को बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा करना, उसे बोलते हैं एडमिरेशन। ऐसे एडमायर मीन्स भी क्या होता है? खुशी, ठीक है, प्रशंसा। तो एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा करना। तो कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या है? एक निगेटिव वर्ड है, यानी तिरस्कार करना, उसकी बुराई करना, उसकी अवहेलना करना, उसे क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट। एडमिरेशन यानी प्रशंसा, कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट आज का एंटोनिम है वो है एग्री। एग्री मीन्स सहमत। और प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोधी। ऐसे आप लोग हमेशा सुनते होंगे जब वोट आता है तो प्रोटेस्ट और ये सब आप सभी सुनते ही होंगे। तो एग्री मीन्स सहमत, प्रोटेस्ट मीन्स जो असहमत होता है, जो विरोधी होता है, ठीक है, उसे प्रोटेस्ट बोलते हैं। तो ये रहे हमारे आज के वोकैब। अब मैं चलती हूँ रूल्स की तरफ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रूल्स की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रूल्स। तो हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3, क्योंकि रूल नंबर 2 तक हम लोगों ने कल कवर कर लिए थे, ठीक है। तो आज का जो रूल है वो है, यदि वाक्य में एक से अधिक भिन्न भिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, अगर किसी सेंटेंस को हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है, और उसमें हम लोग डबल प्रोनाउन का अगर हम लोग एक साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर उसमें थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन होगा तो जो फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो वाला प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है और हम लोग को उसे अरेंज करना है, तो जो सेकेंड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो वाला प्लुरल होगा, ठीक है। और जब किसी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन को अरेंज करना है एक साथ, तो फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो वाला प्लुरल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। तो पहले हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि यू एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। तो इसमें चूंकि लिखा हुआ है यू एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, जब सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम लोग इसमें क्या लगाने वाले हैं? यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस का जो यहाँ पे आएगा, या पजेसिव केस का जो आने वाला है प्रोनाउन, उसमें हम लोग क्या लगाने वाले हैं? तो जब सेकेंड और फर्स्ट आएगा तो हम लोग को लगाना है फर्स्ट पर्सन प्लुरल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे चूंकि आया है यू एंड आई, तो यहाँ पे यू एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो अब मैं चलती हूँ सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो जो मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है वो मैं दे दूं आप सभी को, यू एंड ही हैव
completed your work, ठीक है, your work। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो है you and he have completed your work, क्योंकि इसमें सेकेंड और थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो जब सेकेंड और थर्ड पर्सन आएगा तो जो सेकेंड पर्सन का जो पॉजेसिव केस होगा उसका हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा रैंक में जो हाई होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया वो सबसे उसका जो रैंक होता है वो हाई होता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन का होता है, फिर थर्ड पर्सन का होता है। तो जब इसमें सेकेंड और थर्ड आ रहा है तो हम लोग सेकेंड पर्सन वाले पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब वैसे ही जब थर्ड आएगा और फर्स्ट आएगा तो हम लोग फर्स्ट वाले का पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। जब सेकेंड आएगा और फर्स्ट आएगा तो भी हम लोग फर्स्ट वाले का पॉजेसिव केस का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल। मैं और कुछ दे रही हूँ इसमें एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पे मैं दे दूँ, हम लोग कुछ दे रहे हैं, सेकेंड और थर्ड का हम लोगों ने ले लिया, थर्ड और फर्स्ट का हम लोग एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं। जैसे कि मैंने दिया I and he have done our work, ठीक है, done our work। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम लोग जो पॉजेसिव केस लगाएंगे वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इसका पॉजेसिव केस इस सेंटेंस में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ पे जो यू सेकेंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम लोग लगाने वाले हैं सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस का यूज किया। तो इसमें जो बात हुई है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, इसमें आया है सेकेंड पर्सन यू एंड फर्स्ट पर्सन आई। तो यहाँ पे हम लोग को मैंने जैसे कि बताया कि जो रैंक में हाईएस्ट होता है उसके हम लोग पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे इसका पॉजेसिव केस लगा आवर, ठीक है। तो ये रहा हमारा रूल नंबर थर्ड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट रूल, जो कि हमारा आज का नेक्स्ट रूल है। तो जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से संयुक्त हो एवं दोनों के पूर्व ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से संयुक्त हो और दोनों के पूर्व ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ आप सभी को। तो मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। ये हो गया each officer and each clerk was in his duty। यहाँ पे पहला मेरा एग्जाम्पल हो गया each officer and each clerk was in his duty, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, वो हो गया every soldier and every soldier and every sailor was in his duty, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दूं कि जो ये इच यहाँ पे लगा हुआ है ये ऑफिसर के पहले, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नाउन, ऑफिसर हमारा हो गया फर्स्ट नाउन, और ये एंड से जुड़ने के बाद जो दूसरा हमारा नाउन है वो है क्लर्क, और ये दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, इच लगा हुआ है। दोनों नाउन के पहले इच लगा हुआ है और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वर्ब क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रहा है सिंगुलर और प्लस में
जो प्रोनाउन आ रहा है ये भी सिंगुलर आ रहा है। तो हम लोग को इससे क्लियर हो जा रहा है। और मैं यहाँ पे सेकेंड जो एग्जाम्पल है हमारा, इसमें भी वही बात हुई है। जब यहाँ पे एवरी आया और यहाँ पे जो फर्स्ट नाउन है और जो सेकेंड नाउन सेलर है, जो जिसके पहले एवरी आया हुआ है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसमें भी वर्ब सिंगुलर आया है और प्रोनाउन भी सिंगुलर आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आप सभी को क्लियर हो गया कि इसका रूल क्या है। ठीक है, तो मैं अभी चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है ईच, आइदर एंड नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट रूल कि ईच, आइदर एंड नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इस पे एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे और कैसे इसको हम लोग अरेंज करते हैं इसके सेंटेंस को। तो चलिए देखते हैं इस पे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है, जो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं वो यहाँ पे आप सभी को लिख के बता रही हूँ। जैसे कि each of the students was received his gift। ठीक है, each of the students was received his gift। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे each लगा है। ठीक है, यानी प्रत्येक यानी सभी अलग अलग। तो यहाँ पे क्या आएगा, लड़कों में से सभी ने अपने गिफ्ट को रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे जो वर्ब आया हुआ है ये है सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और जो प्रोनाउन आया हुआ है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे हम लोग से क्या बोला जा रहा है सेंटेंस के थ्रू, यहाँ पे बोला जा रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंटों में से प्रत्येक, विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने अपने गिफ्ट को रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है neither of them was received his gift। यानी उनमें से किसी ने भी अपना गिफ्ट नहीं लिया है। neither of them was received his gift। neither means कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा ये निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम लोग निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड ऑलरेडी आ जाए तो हम लोग दोबारा किसी अलग निगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पे चूंकि आ चुका है neither of them was received his gift, यानी उनमें से किसी ने भी अपना गिफ्ट रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब जो है वो सिंगुलर आया है और साथ में जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो बचता है वो आइदर का एग्जाम्पल बचता है। तो मैं यहाँ पे आप सभी को आइदर का एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स was received his gift। either of the two students was received his gift। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर की बात हुई है। तो आइदर का यूज कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है? तो जो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइदर का जो मीनिंग होता है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आइदर जो होता है वो हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है।
जो आइदर होता है वो दो के लिए हमेशा यूज किया जाता है, वो आइदर हो गया या नाइदर हो गया, ठीक है, ये हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वॉज रिसीव्ड हिज गिफ्ट, तो यहाँ पे देखिए वर्ब जो है वो सिंगुलर आया हुआ है, ठीक है, जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आया हुआ है। तो इससे क्लियर होता है कि जब ईच, आइदर एंड नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, ठीक है। जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स और आइदर और नाइदर नॉर से संयुक्त किए जाते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स और आइदर और नाइदर नॉर से संयुक्त किए जाते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम has completed their work, his work, ठीक है, सॉरी यहाँ पे his आएगा। आइदर राम और श्याम has completed his work, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बोला गया है कि जब आइदर और या नाइदर नॉर या और से जब दो नाउन्स या दो से अधिक नाउन्स जुड़े होते हैं तो जो प्रोनाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है हिज वो सिंगुलर लगा हुआ है। आइदर राम और श्याम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ पे जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर यूज होता है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल है नाइदर राम नॉर श्याम हैज completed his homework, ठीक है, his homework, यानी ना तो राम न ही श्याम किसी ने भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है ये भी सिंगुलर है और जो वर्ब आया है ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो ये था हमारा 6 नंबर रूल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है जब एक सिंगुलर नाउन एवं एक प्लूरल नाउन और या नॉर से संयुक्त किए जाते हैं तो प्रोनाउन प्लूरल लगता है, ठीक है। जब एक सिंगुलर नाउन एवं एक प्लूरल नाउन जब और या नॉर से लगते हैं तो जो प्रोनाउन होता है वो भी प्लूरल लगता है और साथ में वर्ब भी प्लूरल लगता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो मेरा एग्जाम्पल 1 है वो है आइदर the principal or the teachers failed in their work, ठीक है। Either the principal or the teachers fail in their work, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमारा फर्स्ट नाउन है द प्रिंसिपल, वो क्या है, वो है सिंगुलर, क्योंकि एक प्रिंसिपल की बात हो रही है और पूरे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा हमारा नाउन है जो कि और के बाद लिखा गया है तो वो क्या है, वो प्लूरल में है, जैसे कि द टीचर्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो जब आइदर के बाद जब हमारा दो नाउन जो और या नॉर से जुड़े रहेंगे और उसमें से एक सिंगुलर होगा और दूसरा प्लूरल होगा तो जो हमारा प्रोनाउन आएगा
जो प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। प्रोनाउन हमारा क्या होगा, वो प्लूरल होगा, ठीक है। और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड मतलब पास्ट फॉर्म आया हुआ है, V2 फॉर्म आया हुआ है वर्ब का, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर हम लोग नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं। लेकिन जब V1 आएगा, ठीक, जब वर्ब का V1 मतलब पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है और प्लूरल प्रोनाउन भी लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूं neither the teacher nor students have completed their work, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे नाइदर पहले आया हुआ है, उसके बाद द टीचर, ये जो हमारा पहला जो नाउन है वो सिंगुलर में है, उसके बाद जो नॉर यहाँ पे कंजंक्शन आया हुआ है, उसके बाद वाला जो नाउन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो प्लूरल में है। स्टूडेंट्स यानी एस लगा हुआ है तो प्लूरल में है। तो इसके साथ जो वर्ब आया हुआ है वो वर्ब क्या है, हैव, और हैव क्या होता है, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और जो प्रोनाउन आया हुआ है साथ में वो भी क्या है, ये भी प्लूरल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि जब एक सिंगुलर नाउन एवं एक प्लूरल नाउन और या नॉर से संयुक्त किए जाते हैं यानी जुड़े रहते हैं तो क्या होता है, तो प्रोनाउन प्लूरल लगता है और साथ में जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर करती हूँ और चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि दो नॉमिनेटिव्स के साथ तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो नॉमिनेटिव केस का जो मीनिंग होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दो नॉमिनेटिव्स यानी सब्जेक्टिव केस के साथ तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जो मेरा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं यहाँ पे आप सभी को समझा दे रही हूँ। ही रन्स एज फास्ट एज मी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाक्य सही है कि नहीं, ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैं तब तक इसको रहने देती हूँ, मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे चलती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिख दिया, अब मैं दूसरे पे चलती हूँ। जैसे कि I was better than him। तो ये दोनों जो सेंटेंस है इसमें क्या गलत है, इसमें क्या चीज गलत हो रही है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है। तो मैं पहले सब्जेक्ट पे, पहले सेंटेंस पे चलती हूँ। He runs as fast as। तो यहाँ पे चूंकि रूल में क्या लिखा हुआ है कि दो नॉमिनेटिव्स के साथ तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे he runs as fast as me, तो जो ये आया है me, ये क्या है, ये I का ऑब्जेक्टिव केस है, ये I का ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन हमें क्या प्रयोग करना है, हमें एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है, न कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये वाला जो हमारा वाक्य है ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मी के जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा he runs as fast as I, ठीक है, he runs as fast as I। तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये
जो दूसरा है, आप सभी को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। तो ये हो गया आई वॉज बेटर देन, यहाँ पे देन आया हुआ है, तो देन के बाद भी तो जो नॉमिनेटिव्स होते हैं वो नॉमिनेटिव्स वाले ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हिम तो जो है ये क्या है, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस आएगा। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारा जो सेंटेंस है दोनों, अब ये करेक्ट हो गया। तो चलिए मैं इसको क्लियर करती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल को, जो कि है सच एज के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, प्रोनाउन सच एज के बाद प्रोनाउन जो होता है नॉमिनेटिव केस में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। यहाँ पे सच, यहाँ पे एज, यानी सच एज आ गया, उसके बाद प्रोनाउन क्या लगा है, अब सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लग सकता। अगर हम लोग यहाँ पे हिम लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सच एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बता देती हूँ कि वो क्या होता है। तो जो नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोनाउन अपने अंत में, जो पजेसिव केस होता है प्रोनाउन का, अगर वो अपने अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लेता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका मैं लिख देती हूँ कि जो नॉमिनेटिव होता है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। तो इधर मैं पहले लिख दूं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ठीक है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे हो गया केस, और इधर मैं लिख दूं रिफ्लेक्सिव। उसका जो रिफ्लेक्सिव बनता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा होगा नॉमिनेटिव केस, वो मैंने लिखा आई। तो आई का जो होता है, आई का जो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, माई सेल्फ हो गया। फिर आएगा वी, वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स होता है इसका, इसका प्लूरल में होता है, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये प्लूरल होता है इसीलिए इसका हम लोग सेल्फ्स लिखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जब हम लोग को प्लूरल बनाना होता है, जिस वाक्य के, जिस वर्ड के अंत में अगर एफ हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं। तो यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा, वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हो जाएगा आवर सेल्फ्स। फिर आता है यू, तो यू में एक सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल होता है, तो एक तो हो जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर के लिए हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा योर सेल्फ्स, यानी ये हो जाएगा प्लूरल के लिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हो गया ही, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सी, तो जो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हो जाता है हरसेल्फ, सी का क्या हो जाएगा, हरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आ गया इट, तो इट का हो जाएगा इटसेल्फ, इसको मैं इधर लिख दूं, रुकिए, इसको मैं इधर लिख दे रही हूं, इट का हो जाएगा इटसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है। दे का हो जाएगा देमसेल्फ, देमसेल्फ्स होता है उसका, ठीक है।
दे, मैं इसको पहले यहीं पे लिख देती हूँ, दे का हो जाएगा themselves। ये भी चूंकि क्या है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल यूज होगा, ठीक है। तो दे का themselves हो गया, इट का itself हो गया, आई का myself हो गया, वी का ourselves हो गया। क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लग गया, VES लग गया। यू का एक सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यू से दोनों का मतलब ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यू का एक हो गया योरसेल्फ और दूसरा हो गया योरसेल्व्स। फिर ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ और दे का देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ रूल्स, ठीक है। और जो रूल्स अभी बच गए हैं वो मैं कल के क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।